जय हिंद साथियों, मेरा नाम है आशीष और मैं डिस्कस करने वाला हूँ लेटर वैदिक पीरियड को। प्रीवियस लेक्चर में हमने अर्ली वैदिक पीरियड को देखा था, तो एक क्विक रिवीजन अर्ली वैदिक पीरियड के लिए, ठीक है। तो अर्ली वैदिक पीरियड मेनली जो है 1800 BC से इनिशिएट होती है। लेटर हड़प्पन पीरियड के बाद अर्ली वैदिक पीरियड का ड्यूरेशन इनिशिएट होता है इंडिया में। ऐसा कहा जाता है कि आर्यन के थ्रू अर्ली वैदिक पीरियड का इनिशिएशन इंडिया में हुआ था, ठीक है। तो मेन रीजन था चालकोलिथिक कल्चर, अर्ली वैदिक पीरियड से जुड़ा हुआ चालकोलिथिक कल्चर। चालकोलिथिक कल्चर अलग अलग एरिया था चालकोलिथिक कल्चर में, जिसमें था आहर बनास राजस्थान में था, कायात हमने एमपी में देखा था, सलवदा हमने देखा था महाराष्ट्र में, मालवा गुजरात में, प्रभास पाटन गुजरात में। तो नॉर्थ वेस्ट रीजन में चालकोलिथिक कल्चर अर्ली वैदिक पीरियड का डेवलपमेंट का एक रीजन ये था कि अलग अलग एरिया में तांबा की खदान जो थी अलग अलग नॉर्थ वेस्ट इलाका में मिली थी। नॉर्थ वेस्ट इलाका में जैसे अहर बनास राजस्थान में, राजस्थान के इलाका में, उसके बाद कायात एमपी में, मध्य प्रदेश के इलाका में, गुजरात के इलाका में। इन इलाकों में प्रोमिनेंट तौर पे राजस्थान के इलाका में कॉपर का कॉपर का खदान मिला था, कॉपर मिला था, तो चालकोलिथिक कल्चर डेवलप हुआ था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा था कि अर्ली वैदिक पीरियड में आर्यन का एडवेंट एक थ्योरी है, अलग अलग हिस्टोरियन अलग अलग थ्योरी देते हैं। मेनली ऋग वैदिक पीरियड में, अर्ली वैदिक पीरियड में ये भी देखा कि जियोग्राफिकल लोकेशन जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अराउंड ही ज़्यादा प्रोमिनेंट था, ओके। अलग अलग रिवर, वितस्ता, झेलम, अश्किनी, चिनाब, परशुनी, रावी, शतुधरा, सतलुज, और भी अलग अलग रिवर हो गई, आपका बिपाशा, व्यास हो गया, और हरखावती, सरस्वती को कहा जाता था, एंड कुभा, काबुल रिवर को कहा जाता था, घग्गर, हकरा, दृष्टावती को कहा जाता था, गोमल, गोमती को कहा जाता था, कुर्मू, ऑक्सेस को कहा जाता था। तो इन प्रोमिनेंट रिवर के अराउंड में अर्ली वैदिक पीरियड का कल्चर फला फूला या डेवलप्ड हुआ। यमुना और गंगा सिर्फ वन टाइम में, यमुना गंगा सिर्फ वन टाइम में कहा गया यमुना गंगा के बारे में ऋग्वेद में, अर्ली ऋग्वेदिक टेक्स्ट में, ठीक है। और हिमालय, सबसे इम्पोर्टेंट वर्ड हिमालय, जो जामवंत था उसके नाम पर हिमालय को रखा गया था, ठीक है। उसके बाद हमने इकोनॉमी देखा। इकोनॉमी जो था अर्ली वैदिक पीरियड में काव के अंदर, काव के अराउंड सेंट्रलाइज था। गोपा, गोपजन्य, गव्यू, गविष्ठी, दुहितरी, गोधमा, गोधुली, अघन्या, ये सब इम्पोर्टेंट टर्म है जो हमने डिस्कस करा था। उसके बाद सोसाइटी को लेकर हमने देखा कि सोसाइटी 4 टर्म में डिवाइडेड थी। कुल, विश, जन, ग्राम। कुल जो था फैमिली था, विश था क्लैन था, जन पीपुल था, ग्राम कम्युनिटी था। और सोसाइटी से रिलेटेड, एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ असेंबली के बारे में डिस्कस की थी, जिसमें सभा एक्सक्लूसिव असेंबली था जहां मेल और फीमेल दोनों थे, और इसमें इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जाता था। समिति इंक्लूसिव असेंबली था, इसमें वोमेन नहीं होती थी पार्टिसिपेट करने के लिए। विधाता एक असेंबली होती थी जिसमें रिलीजिकल और एग्रीकल्चर बारे में डिस्कशन किया जाता था, ठीक है, डिसीजन लिया जाता था। उसके बाद हमने सोसाइटी के बारे में देखा कि दास और दस्यु का कॉन्सेप्ट कैसे आया, और परशुरी रिवर यानी रावी रिवर के किनारे सुदास से 10th किंग का फाइट होता है। इसमें 5 ट्राइबल किंग रहते हैं, 5 आर्यन किंग रहते हैं, और ये फाइट होता है वशिष्ठ और विश्वामित्र के कारण होता है। वशिष्ठ को जो मेन पृष्ठ नियुक्त कर दिया जाता है, मेन पृष्ठ का प्रभार दिया जाता है सुदास के द्वारा, इसीलिए विश्वामित्र ने अलग अलग देश, अलग अलग एरिया से अलग अलग राजा को लाकर सुदास के अगेंस्ट लड़ाई लड़वाया था, और इस लड़ाई के बाद सुदास विजयी हुए, और इस तरह से भारत की जो है संरचना हुई, ओके। तो यहाँ से दास और दस्यु का टर्म डिफाइन किया जाता है। दास जो होता है 5 आर्यन किंग थे, और दस्यु जो था थोड़ा ज़्यादा मोर डिस्क्रिमिनेटरी टर्म था, और ये द्रविड़न किंग जो हारे थे उनका जो क्लेम था, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमने देखा था एजुकेशन के टर्म में। एजुकेशन इक्वली थी, इक्वल पार्टिसिपेशन था वुमेन और मैन का। अलग अलग डिफरेंट वुमेन जो है जो इम्पोर्टेंट है, जैसे अगस्त ऋषि की वाइफ जो लोपामुद्रा थी, शिक्ता थी, लोपामुद्रा, शिक्ता, ये सब इम्पोर्टेंट लेडीज़ थी जो विदुषी थी उस समय, जो कहा जाता था वाद विवाद और इम्पोर्टेंट एजुकेशन पर्सपेक्टिव में पार्टिसिपेशन करती थी, ठीक है। उसके बाद देखा कि गंधर्व विवाह था, स्वयंवर विवाह था, नियोग विवाह था, ये सब था। और पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था ऋग्वैदिक पीरियड में। पॉलीगामी और पॉलिएंड्री का प्रचलन था।
ये भी हमने देखा। रिलीजियस प्रैक्टिस देखा। रिलीजियस प्रैक्टिस में मेनली जो था नेचर को ह्यूमन फॉर्म में डेवलप किया गया, नेचर को ह्यूमन फॉर्म में डेवलप किया गया, और मेन डाइटी जो थे इंद्र थे, उसके बाद अन्य प्रोमिनेंट डाइटी जो थे अग्नि थे, उसके बाद अन्य प्रोमिनेंट वरुण और सन, सावित्री, मित्र, कुषाण एंड इला, स्वाहा, अदिति, ये सब देखा। अब आते हैं लेटर वैदिक पीरियड में। अब आज की लेक्चर लेटर वैदिक पीरियड में यहाँ से है। तो लेटर वैदिक का ड्यूरेशन 1100 BC से 500 BC तक है। मेनली लेटर वैदिक पीरियड का ड्यूरेशन का मेन रीजन, लेटर वैदिक पीरियड का इंडिया में स्प्रेड का मेन रीजन एक ये भी था कि आयरन एज था, ब्रॉन्ज एज और कॉपर एज, ये तीनों एज के कारण लेटर वैदिक पीरियड का जो अर्ली वैदिक पीरियड से लेटर वैदिक पीरियड में इंडिया में विस्तार हुआ। ओके, इंडिया में विस्तार हुआ तो अलग अलग जनपद इस समय डेवलप्ड हुए, अलग अलग एरिया हो गया, किंगडम डेवलपमेंट हुई। तो आयरन के कारण ये प्रोमिनेंट कुछ किंगडम जो थे स्ट्रॉन्ग बन गए प्रोमिनेंट आयरन के कारण। उनमें से एक प्रमुख किंगडम था मगध किंगडम। तो अजंती खेड़ा इलाका हो गया, अजंती खेड़ा हो गया और जखीरा, ये दोनों यूपी के इलाका है, वेस्टर्न यूपी का पार्ट है अजंती खेड़ा और जखीरा। यहाँ पर आयरन ओर मिला था। उसके बाद साउथ मगध में भी, मगध जो था, मगध एम्पायर सबसे शक्तिशाली एम्पायर लेटर वैदिक पीरियड में बन गया था, लेटर वैदिक के पीरियड के बाद जो जनपद पीरियड में। तो इसका एक रीजन ये भी था कि यहाँ पर आयरन और साउथ मगध में यानी कि छोटा नागपुर प्लेटू में और प्रोमिनेंट वे में फॉरेस्ट, लकड़ी, आयरन और फर्टाइल रीजन भी था गंगा यमुना द्वाब के कारण। ठीक है, तो ये रीजन भी था मगध का डेवलपमेंट में। तो जियोग्राफिकल लोकेशन की बात की जाए तो 3 टर्म में पूरा इंडिया को डिवाइड किया जाता है। पूरा इंडिया को उस समय आर्यावर्त कहा जाता था, ऑल इंडिया को आर्यावर्त कहा जाता था लेटर वैदिक पीरियड में। और एक इम्पॉर्टेंट टर्म है कि राष्ट्र की कल्पना लेटर वैदिक पीरियड से जुड़ी हुई है। ठीक है, लेटर वैदिक टेक्स्ट से जुड़ी हुई है राष्ट्र की परिकल्पना। तो 3 टर्मों में इंडिया को डिवाइड किया जाता था, पूर्व खंड, मध्य खंड और दक्षिण पथ। पूर्व खंड में जितना भी ईस्टर्न वार्ड इंडिया का जो डायनेस्टी था और किंगडम जो डेवलप्ड हुआ था, जनपद जो डेवलप हुआ था, वो सब आते थे। जैसे कि कौशल रीजन हो गया, विदिशा रीजन हो गया, मगध रीजन हो गया, पुरंदर रीजन हो गया, वंग रीजन हो गया, काशी रीजन हो गया, ये सब पूर्व खंड में आते थे। जबकि मध्य खंड में आपका पंचाल हो गया, कुरु हो गया, विराट हो गया, मत्स्य राज हो गया, पंचाल, कुरु और अनइम्पोर्टेंट राज्य में आपका मद्र हो गया। तो ये सब मध्य खंड में आता था। जबकि विदर्भ हो गया, आंध्रा हो गया, कलिंगा हो गया, ये सब दक्षिण पथ में आता था। ठीक है, तो नर्मदा से नीचे इलाका भी दक्षिण पथ के दक्षिणा पथ में कंसीडर करी जाती थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट रिवर की बात की जाए उस समय तो रिवर इम्पोर्टेंट था, पुरुषनी, अश्किनी और शतुधरा, ये सब इम्पोर्टेंट रिवर था। अब लेटर वैदिक पीरियड में रिवर का इम्पोर्टेंट बदल गया। अब जो प्रोमिनेंट और इम्पोर्टेंट रिवर था गंगा, यमुना, फदानीरा इज गंडक रिवर, ये इम्पोर्टेंट रिवर था लेटर वैदिक पीरियड में। ठीक है, गंगा, यमुना और फदानीरा। नेक्स्ट बात करी जाए तो लेटर वैदिक पीरियड के बारे में जानकारी कहाँ से मिलती है? तो सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट लेटर वैदिक पीरियड का क्या है? वेद है। तो लेटर वैदिक पीरियड में कौन कौन सा वेद लिखा गया था? ऋग्वेद तो अर्ली वैदिक पीरियड का था, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और ऋग्वेद का भी कुछ पार्ट को लेटर वैदिक पीरियड में लिखा गया था। ठीक है, तो वेद के बारे में एक स्लाइड पे डिस्कशन कर लेते हैं। वेद के बारे में क्या क्या था वेद? तो ऋग्वेद में 10 मंडल है और 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएँ हैं। और ऋचाओं को जो पढ़ता था, ये सबको जो पढ़ता था, ये सब डिवाइड किया था। ऋग्वेद को डिवाइड किया गया है 10 मंडल में, 1028 सूक्त में और 10,462 ऋचाओं में। ठीक है, तो ऋचाओं को जो पढ़ता था, इसको जो पढ़ने वाला था पृष्ठ था, उसे होत्री कहा जाता था। और मेनली ऋग्वेद में राजनीतिक प्रणाली, पॉलिटिकल और ईश्वर के बारे में और थोड़ा सा आपका मेडिकल टर्म भी डिफाइन है। मेडिकल जो है ऋग्वेद में मेडिकल टर्म भी डिफाइन है।
आयुर्वेदिक चिकित्सा के बारे में भी डिफाइन है। अलग अलग मंडल होते थे। मंडल में इम्पोर्टेंट मंडल आपका जो है सो 9th मंडल है। 9 मंडल में आपका सोम देवता के बारे में हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया था कि सोम देवता थे और कुशम देवता, ये सब इम्पोर्टेंट देवता थे। तो सोम देवता के बारे में डिस्कशन किया गया 9th मंडल में। और 3rd मंडल में सवित्री, सूर्य देवता को समर्पित है 3rd मंडल, और सवित्री का डिस्कशन किया गया है 3rd मंडल में। ओके। एंड 8th मंडल में जो ऋचा होती थी उसको खील कहा गया। 8 मंडल की जो ऋचाएँ थी उसको खील कहा गया है। 10th मंडल में जो है 4 अलग अलग समाजों के बारे में, सोसाइटी के बारे में, कि किस तरह से अलग अलग समाज जो डेवलप्ड हुए थे उसके बारे में बताया गया है। और इसको चतुर्वर्ण समाज कहा जा सकता है, और इसका कल्पना किया गया था 10वां मंडल में, और इसे पुरुष सूक्त के नाम से जाना जाता है। जहाँ ब्रह्मा जो परम पुरुष है, इनके मुख से ब्राह्मण, हृदय से क्षत्रिय, बाह्य और हृदय से क्षत्रिय, जंघा से वैश्य और पैर से शूद्र का क्रिएशन होता है। इस तरह का बारे में डिफाइन किया गया था। ठीक है। अन्य इम्पोर्टेंट टर्म के बारे में बात की जाए तो वामन अवतार के बारे में भी ऋग्वेद में डिस्कशन किया गया है। और प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर ही लिया था कि इंद्र के लिए 250, अग्नि के लिए 200 टर्म था। और ऋग्वेद के बाद जो वैदिक साहित्य है इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद के बाद सबसे पुराना जो है, ये भी चीज़ हो गया। ठीक है। अब ऋग्वेद में भी कुछ शाखाएं होती थी। ऋग्वेद में अलग अलग शाखाएं होती थी, उनके बारे में भी जान जाते हैं। ठीक है। तो ऋग्वेद का तो शाखा क्या होता था? शाखा जो होता था वैदिक अध्ययन और उसे व्याख्या के बारे में बतलाता था। ठीक है। वैदिक अध्ययन करने का साधन होता था और उसका व्याख्या करता था, डिस्क्राइब करता था वेदों को। ठीक है। तो अलग अलग शाखा क्या था? तो ऋग्वेद से जुड़ा हुआ सबसे इम्पोर्टेंट शाखा था शाकाल शाखा। ठीक है। शाकाल था, और सबसे पुराना शाखा भी था, शाकाल था। यजुर्वेद की बात की जाए, यजुर्वेद में भी शाखा थी। और ऋग्वेद से जुड़ा ब्राह्मण ग्रंथ भी है। ऋग्वेद से जुड़ा जो ब्राह्मण ग्रंथ है वो तैत्तिरीय और कौशितिक ब्राह्मण ग्रंथ था। और ऋग्वेद से जुड़ा अरण्यक जो है, ऋग्वेद से जुड़ा अरण्यक है वो ऐत्रेय है। संहिता है शाहकाल और वशकाल है, और शाखा में सबसे पुराना शाखा शाकाल था। ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं यजुर्वेद का। तो यजुर्वेद क्या था? यजुर्वेद लेटर वैदिक पीरियड में बनाया गया है। यजुर्वेद जो था मंत्र, बलि, सैक्रिफाई, मंत्र, बलि, इन चीज़ों का विधान यजुर्वेद में किया गया है। ठीक है। मंत्रों और बलि के बारे में यजुर्वेद में डिस्क्राइब किया गया है। इसमें मेनली रूल रेगुलेशन है, और गद्य और पद्य दोनों है, कि सिंगिंग और टेक्स्ट दोनों है, गद्य पद्य दोनों है यजुर्वेद। ये भी इम्पोर्टेंट टर्म हो गया यजुर्वेद में। और इसको जो पाठ करता था, जैसे ऋग्वेद को पाठ करता था वो होत्री कहलाता था, तो यजुर्वेद को जो पाठ करता था वो अधर्म्य कहलाता था। ठीक है। नेक्स्ट इम्पोर्टेंट है यजुर्वेद के बाद सामवेद आता है। सामवेद के बारे में, शाम का मेनली मीनिंग ये है कि गान। तो सामवेद के बारे में मंत्रों और ऋचाओं का संकलन करके बनाया गया था। मंत्रों का संकलन करके एक गव्य पद में संकलित किया गया था, कि गाने का टर्म है। ठीक है। और जैसे अधर्यु यजुर्वेद को पढ़ने वाला था, और होत्री ऋग्वेद को पढ़ने वाला था, सामवेद को पढ़ने वाला उदात्री कहलाता था। ठीक है। तो सामवेद में 1810 सूक्त हैं जो ऋग्वेद से लिए गए हैं। ठीक है। और सामवेद को ही फादर कहा जाता है इंडियन संगीत का। ठीक है। इंडियन संगीत का जनक किसे कहा जाता है, फादर किसे कहा जाता है? तो सामवेद को, इंडियन म्यूजिक का, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक का। अब नेक्स्ट वेद की बात की जाए, और हाँ, सामवेद में भी शाखा थी, संहिता थी। संहिता और शाखा सामवेद में भी जुड़ी हुई है, यजुर्वेद में भी जुड़ी हुई है। तो यजुर्वेद की जो शाखा थी, यजुर्वेद की अगर शाखा थी तो कुछ शुक्ल और कृष्ण शाखा में डिवाइडेड था यजुर्वेद। और मध्यादीन और कर्ण शुक्ल यजुर्वेद की जो थी शाखा थी, और कृष्ण यजुर्वेद का था तैत्तिरीय, मैत्रेयीय, काष्ठक और कपिष्ठक। ये संहिता कृष्ण वेद से जुड़ी हुई थी। ठीक है।
नेक्स्ट अगर बात की जाए तो सामवेद की, तो सामवेद में भी अलग अलग शाखा थी। डेफिनेटली सामवेद में भी शाखा थी। तो सामवेद की जो शाखा थी, कौथुम, रननीय, जैमिनीय, तल्वकार। कौथुम, रमणीय, जैमिनीय और तल्वकार, ये सामवेद से जुड़ा हुआ था। और अथर्ववेद नेक्स्ट वेद है। अथर्ववेद की अभी हम बात करेंगे। तो अथर्ववेद जो था वो मेनली फेमिनिज्म, एक प्रकार का फेमिनिज्म पे डेवलप किया गया था। और इसमें जो थे औषधि के बारे में भी डिस्क्राइब था। अथर्ववेद में भी औषधि के बारे में डिस्क्राइब किया गया था। मंत्रों का बारे में डिस्क्राइब किया गया था। मेनली जो अंधविश्वास और अलग अलग तरह का मंत्र, मार्ग का खोज, विवाह, प्रणय गीत, राजा का चुनाव, वशीकरण, शाप, टोना टोटका, ये सब अथर्ववेद में दिया गया है। ठीक है। और अथर्ववेद का जो शाखा था वो शौनक और पिपलाद शाखा था। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, शाखा पूछ सकते हैं। ये ऋग्वेद का क्या था, अलग अलग था। कृष्ण था, ऋग्वेद का शाकाल शाखा था। और अरण्यक से जुड़ा ऐत्रेय अनर्थ का शाकाल और वाशकाल शाखा ऋग्वेद का था। यजुर्वेद की बात की जाए तो कृष्ण और शुक्ल यजुर्वेद में डिवाइड है। उसमें तैत्तिरीय, मैत्रिनीय, काष्ठक और कपिष्ठक हो गया कृष्ण से। शुक्ल में माध्यदिन और कनो हो गया। सामवेद में हो गया आपका कौथुम, रननीय, जैमिनीय हो गया सामवेद में। और तल्वकार भी होगा। और अथर्ववेद में हो जाएगा शौनक और पिपलाद। ठीक है, शौनक और पिपलाद अथर्ववेद में हो जाएगा। अलग अलग वेद के बारे में बता ही दिया गया। अलग अलग ऋग्वेद में मेनली भगवान के बारे में वर्शिप किया गया है। थोड़ा सा मेडिकल टर्मिनोलॉजी भी डिफाइन किया गया है आयुर्वेद के बारे में। उसके बाद यजुर्वेद में मेनली जो मंत्रों, हाइमन और सेक्रीफाइस के बारे में कहा गया है। हाइमन और सेक्रीफाइस के बारे में बतलाया गया है यजुर्वेद में। और इसके पाठ करने वाले को, यजुर्वेद का पाठ करने वाले को अधुर्वीर कहा जाता था। और सामवेद में मेनली गद्य पद में ऋचाओं को संकलित किया गया है और इसे उदात्री कहा जाता था। और सामवेद ही इंडियन ट्रेडिशनल म्यूजिक का फादर है। अथर्ववेद के बारे में अगर कहा जाए तो अथर्ववेद अथर्वा ऋषि से आया हुआ है। और औषधि के बारे में डिस्क्राइब किया गया है, विचारों के बारे में, अंधविश्वासों के बारे में, शाप, वशीकरण, जादू टोना, प्रणय गीत, विवाह गीत, ये सब अथर्ववेद में डिस्क्राइब किया गया है। और अथर्ववेद में ही सभा समिति को प्रजापति का 2 पुत्री के रूप में डिफाइन किया गया है। ठीक है। तो शाखा अलग अलग, अथर्ववेद की शाखा शौनक, पिपलाद, ये सब शाखा हम देख चुके। अब नेक्स्ट पे